कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, कक्षा प्लस आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो है एक MCQ PYQ सीरीज विशेष रूप से 2 भर्तियों को लेकर आया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसका पूरा कोर्स हम लोग निःशुल्क करवाएंगे आप लोगों को, और इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जिसका जो है जुलाई में एग्ज़ाम है, तो मैक्सिमम इसका भी हमारी कोशिश रहेगी इसका भी पूरा कोर्स करवाने की। और आज इस MCQ PYQ सीरीज की ये मेरी 14वीं क्लास है और राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति ये विषय मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। और शीघ्र ही अन्य विषयों की जो क्लासेस हैं वो भी बिल्कुल तैयारी में है और शीघ्र ही आपको मिलेंगी। तो आइए आज की क्लास की हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के सामने है। एक बार सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर करें। पहला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के सामने है। आपके सामने आभूषण है। आप सभी को पता है कि हाथ के आभूषण, अंगुली के आभूषण, कमर के आभूषण, और हम जानते हैं सिर या मस्तक के आभूषण। इसके अलावा जो है कान के आभूषण, गले के आभूषण, पैर की अंगुली के आभूषण, पैरों के आभूषण, विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे अंग हैं उनके आभूषण हमें पढ़ने होते हैं। और आभूषण क्या है कि सामान्य आभूषण सबको पता है, लेकिन कई सारे ऐसे आभूषण हैं जो राजस्थान में पहने जाते हैं, हमारे कल्चर में है, लेकिन हम लोग उसका नाम नहीं जानते हैं। लेकिन उसके लिए फिर भी देखो, एग्ज़ाम में तो है तो हमें उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो 4 आपके सामने ऑप्शन है। पहला आपके सामने ऑप्शन है कि तिमणिया क्या गले में पहना जाता है, चूप क्या दांत में, पीपल पत्ता भी बोल सकते हो, पीपल पत्रा भी बोल सकते हो उसको, पीपल पत्रा क्या कान का आभूषण है, ओगनिया या ओगणिया क्या सिर का आभूषण है। तो 4 आपके सामने ऑप्शन है। इनमें आपको ध्यान रखना है कि तिमणिया जो है वो गले का आभूषण होता है, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में है चूप जो है वो दांत का आभूषण है, हम लोग जानते हैं। पीपल पत्ता या पीपल पत्रा जो है वो भी कान का आभूषण है। और इसके अलावा जो ओगनिया है वो आभूषण सिर का नहीं है, वो भी आभूषण किसका है बेटा, वो भी कान का आभूषण है, ध्यान रखना है। तो आपको 2 यहाँ पर कान के आभूषण देखने को मिल रहे हैं। तिमणिया गले का आभूषण है, मणियों की माला हम गले में पहनते हैं, ध्यान रखना है। चूप रखन हो गया, रखन भी जो है वो भी दांत का आभूषण है, ध्यान रखना है। और पीपल पत्रा कान का आभूषण है। और इसके अलावा हमारे पास में है ओगनिया जो है वो कान का आभूषण है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आई होप आपको पक्के पक्के ये याद हो गए होंगे।
माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम बंद हो गया था। वापस आप देखेंगे मैंने जो लिखा है वो तो चलो आप लोगों को पता ही है कि क्या क्या लिखा है, तो आप बोर्ड पे तो आप देख ही पा रहे थे, बोर्ड पर तो आप देख ही पा रहे थे। मैं वापस इसको थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न आपके सामने है, ये 4 आपके सामने घटनाएं, ये हत्याकांड है। डाबड़ा कांड का संबंध मारवाड़ से है, चंडावल घटना का संबंध मारवाड़ से है, कूदन हत्याकांड और जयसिंहपुरा हत्याकांड का संबंध शेखावाटी से है, और इनका सन भी आप लोगों को चारों ये याद रखना है। धापी दादी जो है टैक्स लेने के लिए आए थे लोग, और धापी दादी ने टैक्स देने से मना कर दिया था, तो चेतराम, टिकुराम, आसाराम और तुलसीराम 4 किसान जो है शहीद हो गए थे। साथ ही साथ आपको ये भी घटनाएं याद रखनी है। मानगढ़ हत्याकांड कहाँ का था, कब का था, कितने भील शहीद हुए थे, बीरबल दिवस आपको याद रखना है। और इसके अलावा ये जो कूदन हत्याकांड है इसकी चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। जयसिंहपुरा हत्याकांड जो है हत्यारों को पहली बार सजा दिलाना संभव हो सका। इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हो, कूदे, कहाँ जाकर कूदे भाई हम लोग, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर कूदे। इनका वर्ष भी सारी घटनाओं का याद रखना है। थोड़ी सी आपको असुविधा हुई, वॉल्यूम को मैं चालू करना भूल गया था। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? आपको पता है कि नागौर दरबार जो था, नागौर दरबार जो है वो आयोजित किया गया था, किसके द्वारा आयोजित किया गया था? अकबर के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? राजपूत जो शासक थे, राजपुताने में जो राजपूत शासक जितने भी थे उनको अपने अधीन लाना, अपने अधीन लाना, कि मैं एक दरबार आयोजित कर रहा हूं। कहां पे आयोजित कर रहा हूं भाई? इसको क्या कहते हैं हम लोग? नागौर दरबार। इसको नागौर दरबार कहते हैं ना। तो नागौर दरबार, देखो ध्यान रखना है आपको, कई बार जो है अगर हम राष्ट्रीय स्तर की जो है हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं, नेशनल हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ जो है दिल्ली दरबार भी पढ़ने होते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये नागौर दरबार आयोजित किया गया था। और इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, 69, 70, 72 और 75। तो सही जो आंसर इसका होगा विद्यार्थियों वो होगा 1570 ईस्वी है। 1570 ईस्वी में नागौर में जो है अकबर के द्वारा एक नागौर दरबार आयोजित किया गया था, और राजपुताने के जितने भी शासक हैं उनको अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। अब इसमें शामिल कौन कौन हुआ था ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन शामिल हुआ था। देखो, राव कल्याणमल, राव कल्याणमल, राव कल्याणमल हो गया। उसके बाद में है, ये बीकानेर के शासक थे, ध्यान रखना है इस चीज का। और उसके बाद में है हमारे पास में जैसलमेर के हर्राज। जैसलमेर के कौन थे भाई? हर्राज। इसका एक ही और ध्यान रखना भाई, ये अपने जो है साथ किस किस के साथ आए थे? राय सिंह, इनके पुत्रों के साथ आए थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ये वही है बेली किशन रुक्मणी जिन्होंने लिखा था, और राय सिंह जी की शासक बने थे, ये ध्यान रखना है। और पृथ्वीराज ने ग्रंथ लिखा था, कौन सा लिखा था? बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ लिखा था। और अकबर के ये नवरत्नों में भी था, इनको राजपाट में तनिक भी रुचि नहीं थी, ये ध्यान रखना है। हर्राज कहाँ के थे? जैसलमेर के, जैसलमेर। और बताओ भाई आप कौन कौन से शासक थे? राव चंद्रसेन भी थे, है ना, ध्यान रखना है कि राव चंद्रसेन भी गए थे। लेकिन राव चंद्रसेन गए तो थे, लेकिन ध्यान रखना है कि इनको उचित सम्मान जब नहीं मिला तो ये वहां से जो है निकल गए। और उसके बाद में राव चंद्रसेन के भाई थे मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह भी थे। और भारमल भी, भारमल और ये तो सारे सब पहले ही सेवा में आ गए थे। भारमल हो गए। भगवंत दास, इनके परिवार में ही भगवंत दास हो गया। और मान सिंह हो गया। तो ये सारे के सारे आप लोगों को जो है
नाम याद रखने हैं। राव कल्याणमल हो गया, हर्राज हो गया, और चंद्रसेन हो गया, भारमल हो गया, और मोटा राजा उदय सिंह हो गए। ये दोनों भाई थे भाई, ध्यान रखना है आपस में, ये दोनों क्या थे, भाई थे। कौन कौन? एक तो राव चंद्रसेन और मोटा राजा उदय सिंह, ये दोनों क्या थे, आपस में भाई थे। बाद में जो है चंद्रसेन आजीवन जो है भागते रहे थे, मुगलों से बचते रहे थे। और क्या कहा जाता है राव चंद्रसेन को, ये भी ध्यान रखना है, भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप भी इनको कहा जाता है। राव चंद्रसेन को क्या कहा जाएगा? भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है राव चंद्रसेन को। और इसके अलावा मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप भी इनको कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए, ये हो गया प्रश्न अपना। क्या इसके सारे फैक्ट आप लोगों को याद हो गए क्या? तो हम 3 प्रश्न देख चुके हैं भाई। आभूषण मैंने आप लोगों को बता दिए कि सारे के सारे जो है आभूषण आपको देखने हैं। और उसके बाद में है ये प्रश्न हो गया, मतलब एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि एक प्रश्न में करीब 10 प्रश्न में बताने की, आपको 10 उत्तर आपको बताने की कोशिश करता हूं। वो सारे भी अगर एक के साथ 10 है, ये देख लो, है ना। तो ये मान लो कि 10 प्रश्न अगर मैं आपको बता रहा हूं या 20 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, तो 10 प्रश्न आपको बता रहा हूं, तो इसका मतलब है कि 80-90 तथ्यों से आप लोग अवगत हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और 80-90 तथ्य कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। ऐसे नहीं है कि भाई बिल्कुल कुछ भी उठा के पूछ लिया, ध्यान रखना है इस चीज का। जो एग्जाम के हिसाब से बहुत रिलेवेंट चीजें होती है, बहुत प्रासंगिक चीजें होती है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है, केवल वही चीजें मैं आपसे पूछता हूँ। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना है कि क्या पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या छोड़ना। समझे आप इस बात को? हमारा ये लंबा अनुभव है, इसलिए जो है इसका आप लोग जो है फायदा उठाओ भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? अच्छा, एक मैं आपसे शब्द भी पूछना चाहता हूं, ये शब्द सही है राजनीतिक, ये शब्द सही है या ये शब्द सही है? राजनीतिक शब्द सही है या दोनों सही है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजनीतिक शब्द सही है या राजनीतिक शब्द सही है या दोनों शब्द सही है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बताएंगे। एक और आता है कई बार अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, इनमें से कौन सा सही है? एक सही है, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है या दोनों सही है ना? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखो भाई, राजस्थान के जो एकीकरण हुआ है, एकीकरण जो है आप सभी विद्यार्थियों को पता है, रोज ही जो है एकीकरण का कोई ना कोई प्रश्न मैं देता ही हूँ आप लोगों को। और एकीकरण में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको पता है कि 18 मार्च से जो है हमारे एकीकरण की शुरुआत होती है। 18 मार्च 1948 से शुरुआत होती है और 1 नवंबर 1956 को हमारा जो राजस्थान का एकीकरण होता है वो संपन्न होता है। तो आप मुझे अब कमेंट में बताएंगे कि एक तो सभी एकीकरण के नाम बताएंगे, एक सभी जो हमारे चरण थे, 7 चरण हैं, 7 चरणों की एक तो आप डेट बताएंगे मुझे, और इसके अलावा आप बताएंगे इनके जो है नाम बताएंगे मुझे। नाम के साथ साथ देखो एक चीज आपको और याद रखनी है, मैंने समितियां कितनी बताई थी, देखो सत्यनारायण राव समिति आपको बताई थी, वो आपको बतानी है, और उसके सदस्यों की जो है मुझे नाम भी बताने हैं, ठीक है। और किस उद्देश्य को लेकर इस समिति का गठन किया गया था एकीकरण के समय, ये भी चीज आप लोगों को मुझे बतानी है। और उसके बाद में बताना है पटेल समिति बतानी है आपको, समिति बतानी है। और इसके अलावा जो है आपके पास में समिति थी मुनि जिन विजय सूरी समिति, मुनि जिनविजय सूरी समिति आप लोग मुझे बताएंगे। उसके बाद में शंकर राव देव समिति बताएंगे,
शंकर राव देव समिति कब की है भाई? ये सारी की सारी ध्यान रखना है, ये सारी समितियां एकीकरण से संबंधित हैं। और किस किस समिति का जो है गठन किन किन कारणों से किया गया था, ये भी आप लोगों को मुझे बताना है। सत्यनारायण राव समिति के सदस्य कौन कौन थे, पटेल समिति के सदस्य कौन कौन थे, मुनि जिनविजय सूरी का जो है गठन किया गया था वो किस कारण से किया गया था, शंकर राव देव समिति के सदस्य कौन कौन थे और किस कारण से इस समिति का जो है गठन किया गया था, ये आपको बताना है मुझे। कमेंट में आप बता सकते हैं लिखकर। साथ ही साथ देखो, आपको जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, एकीकरण में जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी आपको बताने हैं, जितने भी पदाधिकारी थे वो भी आपको बताने हैं। पदाधिकारी कौन कौन से, क्या मतलब है पदाधिकारियों में? जैसे आपसे मैंने पूछ लिया कि भाई पहले चरण में या दूसरे, पहले से 7 चरणों के बीच में कौन तो राज प्रमुख था। अच्छा, रियासतें भी एक आपको बतानी है ना, एक रियासतें कौन कौन सी थी, कौन कौन सी रियासतों को किस किस चरण में शामिल किया गया था, ये भी आपको बताना है। पदाधिकारियों में जैसे राज प्रमुख हो गया, उपराज प्रमुख हो गया, महाराज प्रमुख हो गया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख हो गया, कनिष्ठ उपराज प्रमुख हो गया, कौन कौन से चरणों में किस किस को बनाया गया था। साथ ही साथ जो है आपको बताना है प्रधानमंत्री किस किस चरण में कौन कौन था, और इसके अलावा जो है उद्घाटन किस किस ने किया था। मंत्रिमंडल, एक मंत्रिमंडल भी जो है आपको बताने हैं मुझे, मंत्रिमंडल भी आप लोगों को जो है बताने हैं कि कौन कौन मंत्रिमंडल में था। चलिए, तो इतनी सारी चीजें जो है आप लोगों को मुझे बतानी है। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। इनको अगर आप लोग काउंट करेंगे तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन जो है ये बैठेगा, ये ध्यान रखना है। तो एकीकरण के मामले में अब केवल प्रश्न मात्र नहीं है, ये एकीकरण का प्रश्न मात्र नहीं है, अपितु उसका एक बिल्कुल सरसरी निगाह से या बिल्कुल फटाफट उसका जो है मैंने रिवीजन आप लोगों को करवा दिया है। और जिन विद्यार्थियों को जो है एकीकरण अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन विद्यार्थियों को ये समझ में आ गया कि एकीकरण में हमें कौन कौन सी चीजें जो है पढ़नी है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित नहीं है, दाबू प्रिंट क्या चित्तौड़ की है, बंदेज प्रिंट क्या जयपुर की है, मलिर प्रिंट क्या बाड़मेर की है, या आजम प्रिंट क्या बगरू की है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, देखिए, अब देखो, दाबू प्रिंट और आजम प्रिंट दोनों का तो आपको ध्यान रखना है भी कि दोनों जो है, दाबू प्रिंट भी अकोला की है। अकोला कहाँ है भाई? चित्तौड़ में। अकोला कहाँ है? चित्तौड़ में है। और दाबू प्रिंट का संबंध भी अकोला चित्तौड़ से है। और बंदेज जो है जयपुर और जोधपुर दोनों का है, जयपुर और जोधपुर दोनों का है, ये ध्यान रखना है। ये प्रश्न कहाँ से दिया है? आपके सिलेबस में जो है कलाएं, हस्तकलाएं हैं, है ना, हस्तकलाएं हैं और कलाएं हैं, तो वहां से ये प्रश्न जो है उस सिलेबस के हिसाब से ये प्रश्न आपको दिया गया है। तो दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? अकोला चित्तौड़गढ़ की, ये ध्यान रखना है। कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की है। और बंदेज प्रिंट जो है जयपुर और जोधपुर की है, ये ध्यान रखना है। बंदेज प्रिंट को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में से टाई एंड डाई वाली कला कौन सी है, कौन सी कला को टाई एंड डाई कला कहा जाता है? तो टाई एंड डाई क्या होता है कि जैसे मान लो बंदेज में क्या होता है कि किसी कपड़े को बांध देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, फिर उसको बांध दिया, मतलब क्या कर दिया, उसको टाई कर दिया, बिल्कुल पूरा उसको बांध दिया। एंड डाई का मतलब है कि उसको कलर में फिर जो है
डुबोया जाता है। जैसे मान लो कि भाई किसी कपड़े को एक ही रंग करना है तो फिर उसको जो है वैसे डुबो देते हैं। किसी कपड़े में दो रंग करने हैं तो रस्सी बांधकर पहले इस वाले भाग को डुबोया जाता है, फिर दूसरे वाले भाग को जो है डुबोया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, टाई का मतलब होता है बांधना और डाई का मतलब होता है उसको कलर में डुबोना, बांध कर, रस्सी से हल्का सा बीच में से बांध कर। तो ये ध्यान रखना है। आजम प्रिंट जो है उसका भी जो संबंध है बेटा वो रहेगा आकोला से ही, आकोला चित्तौड़ से। और आकोला कहाँ है? चित्तौड़ में, ध्यान रखना है। आकोला चित्तौड़ से उसका संबंध रहेगा। दाबू प्रिंट का संबंध भी आकोला चित्तौड़ से रहेगा। बंधेज प्रिंट का संबंध जयपुर जोधपुर से रहेगा। मलीर प्रिंट का संबंध बाड़मेर से ही है। आजम प्रिंट का संबंध जो है वो आकोला चित्तौड़ से रहेगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारे जो है मुझे, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मुझे बताएंगे कि काले संगमरमर की जो मूर्तियां हैं, काले संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो किस जिले में और कौन से स्थान पे जो है बनाई जाती है। आपको बताना है मुझे कि मीनाकारी की कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, मीनाकारी की कला कहाँ की प्रसिद्ध है। साथ ही साथ आपको बताना है जो कास्ट कला है, कास्ट कला कहाँ की प्रसिद्ध है, कास्ट कला कहाँ की प्रसिद्ध है, लाख का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको मुझे बताना है जो तलवारें हैं वो कहाँ पर बनाई जाती है। और टांकला, सालावास और लवाण, टांकला, मैं 3 गांवों के नाम बोलो, टांकला, सालावास और लवाण जो है वो कौन सी हमारी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, और गोटे के लिए कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये भी आपको बताना है। इसके अलावा जो है हमारे मेन जो है 4-5 जो हमारी मेन हस्तकलाएं हैं, जैसे थेवा कला हो गया है, मीनाकारी हो गया, टेराकोटा हो गया, और जो है हमारे पास में तारकशी हो गया, इसके अलावा ब्लू प्रिंट हो गया। ये सारी की सारी जितनी भी हमारी हस्तकलाएं हैं वो आपको याद रखनी है। बादले कहाँ के हैं, बादले क्या होते हैं, है ना। जैसे ये जो जस्ते की जो बोतलें होती है जो जोधपुर में बनाई जाती है उनको क्या कहा जाता है, उनको बादले कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। और ब्लू पोट्री में जितनी भी हमारी हस्तकलाएं हैं उससे संबंधित जो व्यक्तित्व हैं, जैसे मान लो कि कृपाल सिंह है तो कृपाल सिंह का संबंध किससे हो गया भाई, कृपाल सिंह का संबंध जो हो गया हमारे पास में ब्लू पोट्री से हो गया। तो जितनी भी हमारी जो हस्तकलाएं हैं, जितनी भी हस्तकलाएं हैं उनसे संबंधित जो व्यक्तित्व हैं वो भी आप लोगों को याद होने चाहिए। जितनी भी हस्तकलाएं हैं वो भी याद होनी चाहिए और उससे संबंधित जो व्यक्तित्व हैं वो भी पता होना चाहिए। गलीचे और नमदे कहाँ के हैं, कोफ्तगिरी और तहनिशा का काम कहाँ का है ना। ये तमाम चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। मोलेला गांव, जैसे मोलेला गांव है एक राजसमंद का, तो मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है। ये जितने भी चीज़ें मैंने पूछी है आप लोगों को, ये सारे जो है चीज़ें, इनके आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बताने ही बताने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। जितने भी हमारे लोक देवता हैं, जितने भी लोक देवता हैं, देखो लोक देवता आसान टॉपिक है, कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। लोक देवता बिल्कुल आसान टॉपिक है। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे लोक देवता हैं उनसे संबंधित एक तो उनका जन्म कहाँ हुआ, और एक उनका निधन कहाँ हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम है, माता पिता का क्या नाम है, इसके अलावा उनकी पत्नी का क्या नाम है। पत्नी ऐसे लिखते हैं भाई, ध्यान रखना है, बढ़िया आएगा पत्नी में। और इसके अलावा फिर उनके जितने भी अन्य जो जानकारी है, अन्य में बहुत सारी जानकारी आ जाती है। फिर बाकी मोटे मोटे रूप से शुरुआती चीजें ये तो आपको कम से कम पता होनी ही चाहिए। चलिए, तो रामदेव जी से संबंधित स्थल नहीं है आपके सामने। 4 स्थल हैं। रुणीचा, हम जानते हैं कि रुणीचा में जो है उन्होंने जीवित समाधि ली थी, ये हम जानते हैं। पोकरण में हम जानते हैं कि उन्होंने भैरव राक्षस का वध किया था। भैरव राक्षस का जो है उन्होंने, जिसके आतंक से जो है सब लोग परेशान थे, तो भैरव राक्षस का जो है वध किया था, भैरव राक्षस का वध किया था। रुणीचा में उन्होंने जीवित समाधि ली थी और ये जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। हाँ, और उसके बाद में जो है मसूरिया पहाड़ी, देखो इसका सीधा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जन्म ध्यान रखना है उंडू कश्मीर गांव में, उंडू कश्मीर शिव तहसील में
उंडू काश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ और जो है रुणीचा में इन्होंने जीवित समाधि ली। तो ये हमारे पास में ये फैक्ट आ गए। इसके अलावा जो है मेणादे कौन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि मेणा इनकी पत्नी और माता का नाम क्या था। ये आप मुझे बताएंगे कि इनकी पत्नी और माता का नाम आप लोग मुझे बताएंगे, है ना। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर जो लोक देवता हैं उनमें किसी सबकी माता का नाम और पत्नी का नाम जो है वो लास्ट में जो है हम देखते हैं कि दे मिलता है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि किस किस की माता या पत्नी का नाम क्या क्या था। नेतल दे, पेमल दे, प्रेमल दे हैं, और सुप्यार दे और केलम दे, बहुत सारा दे नाम से जो है वो सारे आप लोग मुझे बताएंगे। हम जानते हैं कि रामदेव जी जो है कामड़िया पंथ से संबंधित थे, है ना। कौन सा पंथ था इनका, कामड़िया पंथ था, ध्यान रखना है भाई। कामड़िया पंथ ध्यान रखना है रामदेव जी का, कामड़िया पंथ ध्यान रखना है। जन्म हो गया भाई देखो उंडू काश्मीर गांव में, और उसके बाद में रुणेचा या रुणीचा, तो 2 जगह तो हो ही गई। उसके बाद में पोखरण में इन्होंने जो है भैरव राक्षस का वध किया था। तो हमारे पास कितनी जगह आ गई इनकी, 1 2 और उसके बाद में 3 हो गया। फिर आप एक फॉर्मूले से याद कर सकते हो, सब में राम, है ना। सब में कौन है, राम। राम से मतलब है रामदेव जी। 4 सुरता खेड़ा, और उसके बाद में है बिराटिया हो गया। उसके बाद में है मसूरिया पहाड़ी। देखो 5-6 बड़े लोक देवता हैं जिनके बहुत सारे फैक्ट है हमारे पास में। बाकी जितने भी हमारे लोक देवता हैं उनके सबके जो है 4-4 5-5 फैक्ट ही हैं, है ना। बड़े जो है हमारे पास में वो 5-6 लोक देवता हैं, उनमें थोड़ा सा याद करने में थोड़ी सी जरूर कठिनाई होती है। बाकी सबको याद करने में जो है 1-1 मिनट का काम रहता है। तो रामदेव जी से संबंधित ये तमाम स्थल हैं, 4 5 और ये 6। उंडू काश्मीर जहां इनका जन्म हो रहा है बाड़मेर में, रुणीचा जहां इन्होंने जीवित समाधि ली। एक ध्यान रखना है कि डालीबाई इनकी अनन्य भक्त थी, उन्होंने भी समाधि ले ली थी, है ना। और पोखरण में भैरव राक्षस का इन्होंने वध किया था। उसके बाद सब में राम, तो सै फॉर सुरताखेड़ा, बै फॉर बिराटिया, मै फॉर मसूरिया पहाड़ी और राम फॉर रामदेव। तो ये सारे 6 स्थल आप लोगों को याद रखने हैं। देवधाम का संबंध जो है वो देवनारायण जी से है, देवनारायण जी से। और देवनारायण जी के स्थल और कौन कौन से हैं, देवडूंगरी हो गया, देवधाम जोधपुरिया हो गया, है ना, आसींद हो गया। ये सारे जो स्थल हैं वो हमारे देवनारायण जी से संबंधित है। और रामदेव जी से संबंधित सारी चीजें आपको याद रखनी है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी, द्वितीया से लेकर, है ना, भाद्रपद की, और द्वितीया से लेकर 11 तक जो है इनका मेला भरता है। और ये शुक्ल पक्ष है, ध्यान रखना है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, द्वितीया को क्या कहेंगे हम, दूज को क्या कहें, दूज बराबर, दूज को बीज भी कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं ना, बाबेरी दूज भी बोल सकते हैं और बाबेरी बीज भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो है इनके रिखिया क्या होता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिखिया क्या होता है। और इसके अलावा कौन सा एक नृत्य है जो रामदेव जी के यहाँ किया जाता है ना, कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, पर्चा, ब्यावले, नेजा, है ना। ये सारी चीजें आपको बतानी है कि पर्चा क्या होता है, ब्यावले क्या होता है, और नेजा क्या होता है, रिखिया क्या होता है, जम्मा क्या होता है, आण क्या होता है, ये तमाम चीजें आप लोगों को जो है बतानी है भाई। तो रामदेव जी से संबंधित सारे तथ्य आपको याद होने चाहिए। इसका सही आंसर रहेगा देवधाम। अगला प्रश्न आपके सामने है, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप एक तो जितने भी हमारे अंग्रेजी महीने तो हमको याद ही है भाई,
इसके अलावा हमें हिंदी महीने भी याद करने हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। हिंदी महीने क्या है, आपको याद है क्या? इसके अलावा मैंने आपको अभी 2-3 क्लास पहले जो है जितने भी हमारे मुस्लिम महीने हैं वो भी मैंने आपको याद करवाया था, बहुत ट्रिक से मैंने याद करवाया था, और आई होप आपको वो मुस्लिम महीने भी जो है सारे के सारे याद होंगे। मुस्लिम महीने भी आप लोगों को जो है याद होंगे। तो जितने भी हमारे मेले हैं, मेले याद करने के लिए आपको मेले और त्योहार के लिए आपको जितने भी महीनों के नाम हैं, महीनों के जो नाम हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए, मस्ट है, ये मान लो, है ना। जितने भी हमारे हिंदी महीने हैं सारे आपको याद होने चाहिए। क्या याद करने के लिए? मेले और त्योहार। आपको पता होना चाहिए कि चैत्र में कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं। चैत्र से लेके और पूरे फाल्गुन तक के आपको मेले पता होने चाहिए कि कौन से महीने में कौन सा मेला भरता है और कौन सी जगह पे भरता है। इसके अलावा त्योहारों में भी आपको सारी चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा त्योहार जो है किस मास में मनाया जाता है। आपसे उठा के पूछ लिया कि निम्नलिखित में से चैत्र मास में भरने वाला जो है मेला कौन सा नहीं है। आपसे पूछ लिया कि चैत्र मास में जो है मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जाएगा। त्योहारों में आपको सारी चीजें याद रखनी है। देखो, आपको एक तो याद रखना है कि उसका माह याद रखना है, माह भी याद रखना है। इसके अलावा वो शुक्ल पक्ष में होता है या कृष्ण पक्ष में होता है या पूर्णिमा को होता है या फिर जो है अमावस को होता है, अमावस्या को होता है। तो त्योहारों में ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो मल्लीनाथ पशु मेला जो है, तिलवाड़ा जो है वो कहाँ आयोजित होता है? ये आपके आयोजित होगा चैत्र के महीने में, ये ध्यान रखना है। तो आगे बात करते हैं। अब देखो, अब आपसे मान लो आपको ये भी पता होना चाहिए, साथ साथ देखो आपको ये भी पता होना चाहिए, कि माघ के महीने में कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं या माघ के महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। आश्विन के कौन कौन से मेले हैं और कौन कौन से त्योहार है। चैत्र के कौन से मेले हैं और कौन से त्योहार है। श्रावण के कौन से मेले हैं और कौन से त्योहार है। तो इन सबको क्या है कि मैं सबको जो है आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा और भूलोगे नहीं आप कभी। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जितने भी त्योहार और मेले हैं उनको आप कभी भी जो है भूलोगे नहीं। जैसा कि हर बार मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो भी हमारे महीने हैं सभी महीनों में, जैसे चैत्र और भाद्रपद के जो हैं 2 महीने हैं हमारे पास में, चैत्र और भाद्रपद, इनमें बहुत ज्यादा मेले भरते हैं, चैत्र के महीने में और भाद्रपद के महीने में। बाकी में क्या है कि सब में किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, इस तरह से मेले भरते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मेलों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि मान लो आपसे पूछ लिया कि चैत्र मास में कौन सा मेला आयोजित नहीं होता है ना, वैशाख में कौन सा मेला आयोजित नहीं होता, तो आपको क्या है कि एक ट्रिक से जो है आप याद करने की कोशिश करेंगे कि चैत्र मास के मेले कौन कौन से हैं, है ना। चैत्र और भाद्रपद में ही सबसे ज्यादा मेले भरते हैं। ध्यान रखना है कि चैत्र और भाद्रपद में सबसे ज्यादा मेले भरते हैं राजस्थान में। तो चैत्र मास के मेले कौन कौन से हैं उसका एक फॉर्मूला आप देख सकते हैं। एक मान लो, एक कल्पना करेंगे आप लोग कि एक मंदिर है। क्या है बेटा? एक मंदिर है। उसमें किसका मंदिर है? महावीर जी का मंदिर है। महान वीर हनुमान का मंदिर है। किसका मंदिर है? महान वीर हनुमान का मंदिर है भाई। देखो आप, ये मेले की लिस्ट है सारी की सारी। ये सारे मेले जो है चैत्र मास में आयोजित होते हैं। अब ये आप डर मत जाना कि इतने सारे मेले यार चैत्र मास के हम याद करेंगे तो अभी तो हमारे पास में 12 महीने हैं। नहीं, चैत्र और भाद्रपद में ही मेलों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा सब में जो है 4-4, 5-5, 3-3 इस तरह से मेले हैं। तो जिसने चैत्र और भाद्रपद के जो है सारे मेले याद कर लिए, ये समझ लो कि मेले उनको सारे याद हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है। एक तो इन सब की आप मुझे जगह बताएंगे कि कौन कौन सा मेला जो है कौन कौन से जिले में भरता है। मैं आपको ये याद करवा रहा हूं कि चैत्र मास के मेलों का फॉर्मूला या ट्रिक क्या है। तो आप देखेंगे कि
महावीर एक मंदिर है, किसका मंदिर है? महान महान वीर जो है बालाजी का मंदिर है। महान वीर किसका मंदिर है भाई? बालाजी का मंदिर है। महान वीर, आप लिख लेंगे इस फॉर्मूले को, ध्यान रखना इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो कि महान वीर बालाजी का एक मंदिर था, है ना। तो बालाजी उस मंदिर में कैसे थे? वो राम के चरणों में बैठे हुए थे। महान वीर बालाजी का एक मंदिर था, उसमें जो है वो राम के चरणों में बैठे थे। इसके अलावा उस मंदिर में मैंने क्या क्या देखा? जब मैं उस मंदिर में गया तो मैंने क्या क्या देखा वहां पर? क्या क्या देखा बेटा? कि मैंने वहां पर देखा, हम देखते ही हैं मंदिरों में, क्या देखते हैं? फूल देखते हैं हम, देख लिया भाई फूल। उसके बाद में जो मैंने वहां पर और क्या देखा? ये क्या है? घोटिया है भैया ना। मैंने सोने का वहां पर घोटा देखा कि जो बालाजी है उनके पास में सोने का क्या था? घोटा देखा। उसके अलावा मैंने सेब भी देखी, सेवड़िया पशु मेला, वहां पर मैंने केला भी देखा, मैंने वहां पर धन भी देखा। क्यों? क्योंकि पेटी में धन डालते ही हैं भाई, ध्यान रखना है इस चीज का। तो एक महान वीर बालाजी, बालाजी से मतलब हो गया सालासर बालाजी हो गया और मेहंदीपुर बालाजी हो गया। महान वीर बालाजी का एक मंदिर था, उस मंदिर के अंदर बालाजी कैसे बैठे थे? राम के चरणों में बैठे थे। राम रावण मेला हो गया। इसके अलावा और क्या क्या देखा मैंने उस मंदिर के अंदर? फूल देखे और सोने का घोटा देखा। और क्या देखा? सेब रखी थी वहां पर, केला रखा था और धन भी रखा हुआ था। तो ये सारी चीजें मैंने मंदिर के अंदर देखी थी। और मंदिर किसका था? महान वीर बालाजी का मंदिर था, जिसमें बालाजी राम के चरणों में बैठे हुए थे। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मेलों से अगर कोई प्रश्न आता है तो अधिकतम संभावना है कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि चैत्र मास का निम्नलिखित में से कौन सा मेला नहीं है, या बादशाह का मेला निम्नलिखित में से कौन से जो है मास में आयोजित किया जाता है। जैसा कि ये प्रश्न जो है ये प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम है उसमें पूछा हुआ है कि मल्लीनाथ पशु मेला कब आयोजित किया जाता है। तो आपको पता ही नहीं है कौन से महीने में कौन सा मेला आयोजित किया जाएगा, तो फिर आप कैसे आंसर दे पाओगे? फिर ध्यान देंगे कि एक महान वीर बालाजी का मंदिर है, उसमें बालाजी राम जी के चरणों में बैठे हैं। और मंदिर में आपने क्या क्या देखा? मैंने फूल देखा, फूल होते ही है मंदिर में। मैंने सोने का घोटा देखा जो बालाजी के पास रखा हुआ था। और उसके बाद में मैंने सेब देखी, मैंने केला देखा और मैंने धन देखा। अब देखो ये ध्यान रखना है कि उस मंदिर में एक ऋषि रहते हैं जो सेवा करते हैं मंदिर की। उस मंदिर में क्या है? एक ऋषि रहते हैं। स्टोरी बनाएंगे हम लोग, क्या बना रहे हैं? स्टोरी बना रहे हैं चैत्र मास के मेलों की। उसमें एक ऋषि रहते हैं जो मंदिर की सेवा करते हैं। उन ऋषि का नाम है विक्रम। उन ऋषि का नाम क्या है बेटा? विक्रम है। कभी तो वो बहुत जो है ठंडे हो जाते हैं। शीतला से मतलब क्या हो गया? ठंडे। कभी तो वो ऋषि बहुत ठंडे हो जाते हैं। जब भी हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कभी तो वो जो ऋषि हैं जिनका नाम विक्रम है, वो कभी तो क्या हो जाते हैं? वो ठंडे हो जाते हैं। और कभी क्या हो जाते हैं? वो बहुत ही गर्म हो जाते हैं। जोहर में तो वैसे ही जो है गर्मी लगती है, जल जाता है शरीर तो फिर गर्म लगता ही है। और इसके अलावा जो है और कौन कौन से है? बादशाह का मेला जो कि ब्यावर का है। अच्छा, मैं क्यों जगह बता रहा हूँ? जगह तो आपको खुद बतानी है मुझे। जितने भी ये चैत्र मास के मेले हैं इनकी जगह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है कि ये वाला मेला सर इस जगह पे भरता है। तो बादशाह, उसके बाद में ये तो हो गया हमारे फॉर्मूले में सेट, ये तो हमारी स्टोरी में सेट हो गया। स्टोरी कोई बहुत भयंकर नहीं है। एक मंदिर है, उसमें इतनी सारी जो है मैंने चीजें देखी और उसमें मंदिर में सेवा कौन करते हैं, दैट्स इट। बस इतना सा ही जो है फॉर्मूला है। उसके बाद बादशाह मेला, गणगौर मेला, मल्लीनाथ पशु मेला और हुरंगा मेला, ये जो है बादशाह। उसके बाद क्या फॉर्मूला है कि बादशाह जो है गण और गौर की पूजा करने के उपरांत ही जो है मल्ल करने के लिए जाते हैं, है ना। और मल्ल में वो क्या बोलते हैं? हुर्रे हुर्रे बोलते हैं। इस तरह से आप जो है एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी से जो है आप लोग इन सारे मंदिरों को एक साथ याद कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। ये जो स्टोरी मैंने बताई है, इन मंदिरों को सब एक जगह लिख लो आप लोग, और इस स्टोरी को भी एक साइड में पेज में आप लोग लिख लो। चलिए आगे बात करते हैं। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ अवस्थित है? ध्यान रखना है बेटा,
झाला, झाला मतलब झाला देना क्या होता है, राजस्थानी में झाला देना क्या होता है, इशारा करना। झाला देना मतलब इशारा करना। तो इशारा मैंने किस व्यक्ति को किया, जिसने कोट पहना हुआ था उस व्यक्ति को मैंने इशारा किया। तो कोटा की जो हवेली है, झाला की जो हवेली है वो कोटा में स्थित है। ध्यान रखना है। इस तरह से आप जोड़ के और ट्रिक के माध्यम से चीजों को जो है याद करने की कोशिश करो तो जीके बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को याद होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, असुमेलित है, वाद्य यंत्र और संबंध आपको बताना है। आपके सामने जो है टामक वाद्य यंत्र है। देखो टामक को ध्यान रखना कि दमामा भी बोलते हैं ना, दमामा भी बोलते हैं इसको। टामक का दूसरा नाम क्या है, दमामा है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि वैसे तो मैं कमेंट बॉक्स में आपसे पूछूं, लेकिन चलो मैं ही बता देता हूं कि इनमें से मैं चलो आपसे ही पूछता हूं कि टामक, नौबत, तासा और तारपी, ये हम जानते हैं कि 4 प्रकार के हमारे पास वाद्य यंत्र होते हैं। एक तो है तत्वाद्य हो गया, एक तो कौन सा हो गया बेटा, तत्वाद्य हो गया, तत्वाद्य हो गया। दूसरा हमारे पास में जो है सुशिर वाद्य हो जाता है, सुशिर वाद्य हो जाता है जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है। फिर तीसरा हमारे पास में होता है अवनद्ध वाद्य हो जाता है, अवनद्ध, अवनद्ध वाद्य हो, अवनद्ध या ताल वाद्य, ताल भी बोल सकते हैं इसको। और उसके बाद में चौथा जो है हमारे पास में घन वाद्य हो जाता है। तो ये अलग अलग जो है 4 प्रकार के हमारे पास वाद्य यंत्र होते हैं। आपको ये बताना है कि ये चारों, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये चारों किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, कौन सा है, कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का है, तत् है, सुशिर है, अवनद्ध है या घन वाद्य है। अब आपको ये भी बताना है कि इसका संबंध किससे है। हम जानते हैं कि टामक या दमामा का संबंध जो है मेवात क्षेत्र से है, ये बिल्कुल 100% सही है। हम जानते हैं नौबत का जो प्रयोग है वो मंदिरों और महलों के मुख्य द्वार पर किया जाता है। हमने एक गीत सुना भी होगा कि बाजे छे नौबत बाजा मारा। अब आगे की लाइन आप बताएंगे। उसके बाद में तासा जो है मुस्लिम समुदाय के द्वारा बजाया जाता है, और मुस्लिम समुदाय के द्वारा कब बजाया जाता है, कौन से अवसर पर बजाया जाता है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तासा मुस्लिमों के द्वारा बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है ये भी आप बताएंगे। और मुस्लिम समुदाय कौन से उनके जो है त्योहार के, कौन सा पर्व भी नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है, कौन से त्योहार के अवसर पर जो है इसको बजाया जाता है। आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा, वो जो इसमें असुमेलित रहेगा वो रहेगा बेटा तारपी। ये ध्यान रखना है कि तारपी जो है वो कथोड़ी जाति के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, कथोड़ी जाति के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, कथोड़ी। और कथोड़ी जाति कौन सी है, महाराष्ट्र की है मूल रूप से, और कत्था बनाने का काम करती है। जो पान में है ना, खई के पान बनारस वाला, उसके अंदर जो कत्था लगता है, तो कत्था बनाने का जो कार्य करती है वो कथोड़ी जाति करती है। और कथोड़ी जाति कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग ज्यादा करती है, वो कौन सा हो जाएगा बेटा, तारपी, है ना, ध्यान रखना है। अब ये मत सोचना कि भाई ये तार लिखा हुआ तो ये तत्वाद्य होगा, नहीं, ये तो आपको मुझे बताना है। तो तारपी का संबंध कौन सी जो है जाति से है, जनजाति से है, कथोड़ी से है। तासा मुस्लिम समुदाय कौन से जो है पर्व के समय बजाया जाता है। नौबत हो ही गया मंदिरों और महलों के मुख्य द्वार पर। और टामक या दमामा जो है वो क्या है, मेवात क्षेत्र में ये इसका प्रयोग किया जाता है। तारपी को कथोड़ी से आप कनेक्ट कर लेंगे भाई, तारपी और कथोड़ी को जो है आपस में आप लोग कनेक्ट कर लेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कामड़ जो है, तंदूरा जो है, तंदूरा जो है कामड़ जाति के द्वारा बजाया जाता है। ये ध्यान रखना है। ये प्रश्न बहुत सारे पूछे हुए हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन सी जाति जनजाति के द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। इस चीज को हल्के में मत लेना आप, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। अब जैसे घुरालियो है, घुरालियो जो है, घुरालियो भी हमारे पास में एक वाद्य यंत्र है। घुरालियो का जो संबंध है, कौन बजाते हैं भाई घुरालियो को, कालबेलिया जाति, कालबेलिया।
कालबेलिया जाति जो है घुरालियों वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। कैसे याद करोगे कि घूरना मना है किसको? कालबेलिया जाति को घूरना मना है, वरना वो सांप खिला देते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप ट्रिक से जोड़ जोड़ के जो है। मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि 3 वाद्य यंत्र ध्यान रखने हैं, मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। मंजीरा आपके सामने 3 मैंने लिख दिए हैं, मंजीरा लिख दिया, तानपुरा लिख दिया और चौतारा लिख दिया। इनका एक आप फिक्स ध्यान रखनी है कि आप लोगों को 13 ताली नृत्य में इन तीन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा है बेटा? 13 ताली नृत्य में। 13 ताली नृत्य में, 13 ताली नृत्य में किस किस का प्रयोग किया जाएगा? मंजीरा, तानपुरा और चौतारा, तीनों को रट लेंगे। 13 ताली नृत्य को आप ये तीनों जो वाद्य यंत्र हैं उनको रट लेंगे कि 13 ताली नृत्य के समय जो है मंजीरा, तानपुरा और चौतारा, इन 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया जाति के लोगों को घूरना मना है, वरना वो सांप खिला देते हैं, ध्यान रखना है। तंदूरा जो है कामड़ से याद रखेंगे आप इसको, है ना। और तारपी वाद्य यंत्र जो है कथोड़ी जाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तासा मुस्लिम समुदाय। नौबत का प्रयोग कहाँ होता है? टामक और दमामा जो है मेवात क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है ना, मेवात क्षेत्र में। दमामा या टामक का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? और अगर थोड़ा सा कोई और पूछना चाहे तो एक चीज और जरूर ध्यान रखनी है कि हम सब जानते हैं वैसे तो क्या है कि ढोलक और मंजीरा, इसका प्रयोग जो है हमारे घूमर नृत्य में किया जाता है। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। चलिए, आई होप आपको सारे ये फैक्ट्स याद हो गए होंगे, और सारे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है बेटा। एक भी फैक्ट को आप ऐसे मत सोचना, एक भी फैक्ट को आप हल्के में मत लेना। एक एक फैक्ट से मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रश्न पूछा हुआ है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि तंदूरा का प्रयोग कौन से इसके द्वारा किया जाता है, कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछा है घुरालियों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? 13 ताली नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं आता है? तो मंजीरा आता है, तानपुरा आता है और चौतारा आता है। इसके अलावा कोई वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं आता है। दमामा का प्रयोग कौन से क्षेत्र में? ये सब एक एक चीज से प्रश्न पूछा हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों को जो है इतना 360 एनालिसिस के साथ में आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। चलिए विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं। राज्य गीत केसरिया बालम मूल रूप से किस शैली में गाया गया है? हम जानते हैं कि राजस्थान की ये गायन शैलियां हैं, 4 प्रकार की ये गायन क्या है बेटा? शैलियां हैं। ये गायन शैलियां हैं 4 प्रकार की, ध्यान रखना है। कौन सी है? लंगा, मांगणियार, तालबंदी और मांड गायकी। तो आपको बताना है कि राज्य गीत केसरिया बालम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो अलगोजा है, अलगोजा जो है हमारा राज्य वाद्य माना जाता है। और जो घूमर है, घूमर हमारा जो राज्य नृत्य माना जाता है। और इसके अलावा राज्य गीत जो माना जाता है वो केसरिया बालम माना जाता है। केसरिया बालम, आओ नी पधारो हमारे देश, हैं किसके द्वारा गाया गया था भाई? सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया था बताएंगे? अल्लाह जिलाई बाई, है ना। अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा ये सबसे पहले गाया गया था। और अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की थी? ये ध्यान रखना है कि ये थी बीकानेर की थी भाई। और सबसे पहले कौन से शासक को इन्होंने सुनाया था? महाराजा गंगा सिंह को सुनाया था। महाराजा गंगा सिंह जी को सुनाया था। गंगा सिंह को ये सुनाया गया था। क्या? केसरिया बालम महाराजा गंगा सिंह को सुनाया गया था। कब से कब तक रही अल्लाह जिलाई बाई जो है बच्चों? ध्यान रखना है कि 1902 में इनका जन्म हुआ था और 1992 में जो है इनका निधन हो गया था। पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला, राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको मिला, और पहली बार इन्होंने महाराजा गंगा सिंह के सामने जो है इस गीत को जो है गाया था और बीकानेर से संबंधित थी।
तो केसरिया बालम जो है ये मूल रूप से हम एक चारों, ये जरूर ध्यान रखना, ये हमारे राजस्थान की 4 गायन शैलियां हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। लंगा गायकी है, मांगणियार गायकी, मांड गायकी और तालबंदी गायकी, ये चारों की चारों शैलियां, गायन शैलियां आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आप लोगों को कल परसों भी बताया था कि इसका देखो सही आंसर होगा मांड होगा, है ना। मूल रूप से किस शैली में गाया गया था, तो मांड होगा। और मांड का मतलब क्या होता है, जैसलमेर। मांड क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर, है ना। और इस क्षेत्र में जो एक विशेष गायन शैली जो प्रचलित है उसको मांड गायकी बोलते हैं। और मांड गायकी से संबंधित जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि कौन कौन इनसे संबंधित थे मांड गायकी से। देखो, जमीला बानो, बन्नो बेगम, सुन लेना आप लोग, एक ही बार में सुन लेना, मांड गायकी से संबंधित कलाकार कौन कौन रहे हैं, है ना। जमीला बानो, बन्नो बेगम, मांगी बाई, दोनों गवरी गवरी, दोनों क्या है भाई, गवरी गवरी दोनों। और इसके अलावा हमारे अल्लाह जिलाई बाई। आपके पास कितने नाम हो गए, देखो मैंने गवरी नाम बोला, फिर गवरी नाम बोला, फिर मैंने जो है आपके पास में अल्लाह जिलाई बाई बोला, उसके बाद में जमीला बानो बोला और बन्नो बेगम बोला और मांगी बाई बोला। इस तरह से ये 6 नाम जो है आपको याद होने चाहिए कि ये मांड गायकी से संबंधित जो है गायकार हैं। इसके अलावा हमारे पास में जो मांगणियार गायकी है उसके भी आप ध्यान रखना है कि साफर खां, साकर खां, रमजान खां, गमड़ा खान और एकला देवी, ये सारे के सारे किससे संबंधित है, मांगणियार गायकी से संबंधित है। आपको इन चारों गायकी के जो है क्षेत्र पता होने चाहिए। चारों गायकी से संबंधित जो है आपको ये जो कलाकार हैं वो भी आप लोगों को जो है पता होने चाहिए। अब देखो फिर से आप दिमाग में देखो दोहराएंगे, है ना, दिमाग में दोहराएंगे जितने भी हमारे मांड गायकी के से संबंधित जितने भी हमारे कलाकार हैं वो आप दिमाग में दोहराएंगे। और जितने भी अभी मैंने आपको बताया था लंगा गायकी से संबंधित, लंगा गायकी से संबंधित भी आपको ध्यान रखना है। फूसे खां वगैरह ये लंगा गायकी से संबंधित है। मांगणियार के मैंने बता दिए, मांड गायकी के मैंने बता दिए। मैं एक आपको क्या है कि थोड़ा सा ये जो ओरिजिनल सॉन्ग है मैं आपको एक बार सुनवाना चाहता हूँ। किसका, अपने जो अल्लाह जिलाई बाई का जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो आप सुनेंगे। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और उसके बाद अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप लोग इस शैली का जो मूल रूप से, अब देखो अभी तो बोली और थोड़ा सा अच्छा गाने लग गए क्योंकि बहुत सारे हमारे पास में वाद्य यंत्र वगैरह आ गए, लेकिन मूल रूप से उस समय ये गाया गया था तब आप कैसा गाया था इन्होंने, अल्लाह जिलाई बाई ने। तो एक बार आप इसको सुनेंगे, फिर अपन आगे जो है कंटिन्यू रखेंगे। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। जो है हमारा राज्य गीत है जिसके बोल है केसरिया बालम। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा है, यस, आप हमारे टेलीग्राम से जो है ज्वाइन हो जाओ भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा ताकि आपको क्लास की जितनी भी अपडेट है वो बिल्कुल आपको मिलती रहेगी, वहाँ पर क्लास का जो भी टाइमिंग वगैरह है वो आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा कोर्स भी आप जाकर परचेज कर सकते हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। QR कोड दोनों आपके सामने दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसका लिंक दिया हुआ है। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। और मेरी क्लास जो है रोज़ाना आपको लाइव मिलूँगा मैं 12-15 PM पे, सोमवार से शुक्रवार जो है मैं आपको लाइव मिलूंगा। ध्यान रखना इस चीज का। पाली का पादरला ग्राम निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? पाली का पादरला ग्राम जो है किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? हाँ, आपके सामने गुड़ला हम जानते हैं कि चैत्र मास में गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है और मारवाड़ का है भाई ये, है ना। गुड़ला का जो है ये मूल रूप से मारवाड़ का है। 13 ताली नृत्य, भवाई नृत्य या घूमर नृत्य। इसका सही जो आंसर होगा विद्यार्थियों, ध्यान रखना आप लोगों को, 13 ताली जो नृत्य इसका सही उत्तर होगा।
एक जरूर ये ध्यान रखना कि गुड़ला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक क्षेत्रीय लोक नृत्य है। तेरह ताली और भवाई दोनों के दोनों जो है, हम जानते हैं कि चार प्रकार के हमारे पास में लोक नृत्य होते हैं। सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य और व्यावसायिक लोक नृत्य हो गया, क्षेत्रीय लोक नृत्य हो गया, और जातीय या जनजातीय लोक नृत्य है। जातीय जनजातीय की जितनी भी जातियों के हमारे पास लोक ये है नृत्य, तो वो सारे याद रखने हैं आप लोगों को। उसमें जैसे कालबेलिया हो गया, गुर्जर हो गया, भील हो गया, गरासिया हो गया, कथोड़ी हो गया, सहरिया हो गया, कंजर, मीणा, मेव, कथोड़ी, इन सभी के जो है आपको नृत्य याद रखने हैं, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो रहेगा हमारे पास में पाली का जो पादरला ग्राम है उसका संबंध रहेगा तेरह ताली नृत्य से। और तेरह ताली और भवाई दोनों ही नृत्य आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये दोनों नृत्य कैसे है भाई, व्यावसायिक लोक नृत्य है, इसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, संसार का श्रेष्ठतम ग्रंथ भारतीय प्राचीन लिपि माला किसके द्वारा रचित है? आपको ध्यान रखना है, लिपि ऐसे लिखते हैं सारे, कई बच्चे गलत लिख देते हैं। तिथि ऐसे लिखते हैं, तिथि में भी दोनों छोटे आएंगे, समिति में भी दोनों छोटे आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। लिपि, तिथि, समिति, इन सब में छोटे आएंगे। उज्ज्वल कैसे लिखेंगे? उज्ज्वल भी बच्चे कई गलत लिख देते हैं, उज्ज्वल ऐसे लिखेंगे, दोनों आधे आएंगे इसमें उज्ज्वल में। चलिए, संसार का श्रेष्ठतम ग्रंथ भारतीय प्राचीन लिपि माला किसके द्वारा रचित है? कविराजा श्यामल दास। किसके दरबार में थे भाई? कविराजा श्यामल दास ने किसके दरबार में थे और कहाँ का इतिहास इन्होंने लिखा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का सारा योगदान आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड का आपको सारा योगदान याद रखना है, और एलपी टेस्सीटोरी का आपको याद रखना है। जॉर्ज थॉमस का क्या योगदान था वो भी आपको याद रखना है, जो भी हमारे ये चारों जो विदेशी हैं उनका। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों, ध्यान रखना कि बहुत ही संसार का श्रेष्ठतम ग्रंथ इसको माना जाता है, भारतीय प्राचीन लिपि माला। और इसके जो लेखक थे वो थे हमारे पास में श्री गौरी शंकर हीराचंद ओझा। विजयदान देथा की जितनी भी रचनाएं हैं वो याद रखना है, बिज्जी नाम से ये प्रसिद्ध थे। और कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? सारी रचनाएं विजयदान देथा की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भाई, ध्यान रखना है, चारों इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे का वर्ष है। आपको मैं बताऊं कि महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के शासक थे इस समय। महाराजा गंगा सिंह जी, और महाराजा गंगा सिंह जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए हुए थे? लंदन गए हुए थे। तो यहाँ पर बीकानेर के जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या है कि महाराजा गंगा सिंह जी के जो है शासन से खुश नहीं थे, तो इन्होंने वहाँ पर लंदन में ही जहाँ गंगा सिंह जी जिस गोलमेज सम्मेलन में एक पर्चा बंटवा दिया था और उसमें उसका नाम था बीकानेर एक दिग्दर्शन। और इसमें इनके शासन की बहुत आलोचना की इन्होंने। जो ये पांच जने थे, इन्होंने क्या है, महाराजा गंगा सिंह के शासन की बहुत आलोचना करके ये पर्चा छपवा दिया और वहाँ गोलमेज सम्मेलन के वहाँ सदस्यों के पास में पहुंचा दिया। तो इस वजह से महाराजा गंगा सिंह जी की जो है, तो इनको बहुत ही मतलब सुनने को वहां पर मिला कि भाई आपका जो है शासन इसका मतलब अच्छा नहीं है, वहां की जनता इसका मतलब खुश नहीं है। तो महाराजा गंगा सिंह जी को क्या है कि बहुत गुस्सा आ गया और 1932 में ये वहां से गोलमेज सम्मेलन से वापस बीकानेर आए। और बीकानेर आने के बाद में इन्होंने उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने इस पर्चे को छपवाया था। और बीकानेर षड्यंत्र केस में 5 लोगों को जो है इन्होंने फंसाया। 5 लोग, वो कौन कौन थे? उन 5 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं भाई। कौन कौन थे वो? नाम लिख देता हूं मैं। एक तो है स्वामी गोपाल दास, ध्यान रखना है, सभी के नाम आप लोगों को याद रखने हैं भाई। स्वामी गोपाल दास, हाँ बिल्कुल, स्वामी गोपाल दास। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो है बीकानेर षड्यंत्र केस में सम्मिलित नहीं था? तो ये आपको 5 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से 5 नाम है? स्वामी गोपाल दास हो गया, फिर चंदनमल बहड़ हो गया, चंदनमल
बहड़ हो गया, चंदनमल बहड़ हो गया भी। फिर तीसरा हमारे पास में हो गया सत्यनारायण सर्राफ हो गया, और उसके बाद में हो गया खूबराम सर्राफ हो गया, खूबराम सर्राफ हो गया। और इसके अलावा जो है बद्री प्रसाद हो गया। एक है हमारे पास में बद्री प्रसाद। तो आपको ये पांचों नाम याद रखने हैं कि बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा जो है ये 1932 में चलाया गया था, और गंगा सिंह जी का नाम याद रखना है, गोलमेज सम्मेलन याद रखना है, स्वामी गोपाल दास याद रखना है, और चंदनमल बहड़ याद रखना है। इसके अलावा खूबराम सर्राफ, सत्यनारायण सर्राफ और बद्री प्रसाद, ये सारे नाम आप लोगों को जो है याद रखने हैं। आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे में नहीं था, तो ये पांचों नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चोल, निकोल, पट्टा, दुकूल और चोरसो। देखो मैं आपको बताऊं कि ये आपके जो 10th क्लास की पेज नंबर 48 पर ये दिया हुआ है। और आपको पता है कि जो भी स्टैंडर्ड किताबें हैं, जो भी मानक किताबें हैं, वहाँ से प्रश्न अक्सर जो है पूछे जाते हैं। चाहे साहित्य अकादमी की जो है पुस्तक हो, चाहे जो है आपके पास में ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हो, यहाँ से प्रश्न अक्सर जो है पूछे जाते हैं। सुजस वगैरह हुई, और भी कई सारी हमारी पत्रिकाएं वगैरह हुई। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल और चोरसो, ये किसके जो है विभिन्न नाम है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अंगरखा, ओढ़नी, चोली और घाघरा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, तो ध्यान रखना आपको। और आगे उसमें और चीजें दी हुई है, अंसुक, वसन, चीर, पटोरी, अंसुक, वसन, चीर पटोरी, धोरावाली साड़ी, धोरावाली। तो अंसुक, वसन, चीर पटोरी और धोरावाली, ये भी नाम आगे उसमें कंटिन्यू दिए हुए हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। इसके अलावा चूंदड़ी और ओढ़नी है, तो उसको तो हम जानते ही, चूंदड़ी और ओढ़नी, तो इसको तो अपन जानते हैं, चुंदड़ी, ओढ़नी वगैरह, इसमें कोई खास बात नहीं है। जो नाम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ये देखो ओढ़नी के प्रकार है। देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि ओढ़नी के जितने भी प्रकार है आपको याद रखने हैं। पहली चीज देखो, अंगरखा के प्रकार आपको याद रखने हैं, ओढ़नी के प्रकार आपको याद रखने हैं, पगड़ियों के प्रकार आपको याद रखने हैं, गोटे के प्रकार आपको याद रखने हैं। तो ये चारों जो है ना, इसमें 8-8, 10-10, 15-15 जो है प्रकार हैं इनके, तो उनको एक बार सरसरी निगाह से आप लोग जरूर देख लेना कि उसमें से क्या है कि ये जैसे 4-5 नाम उठा के पूछ लिया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले प्रीवियस किसी एग्जाम में, तो फिर से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि ये ओढ़नी के प्रकार है। ओढ़नी क्या है? महिलाएं जो ओढ़ती है। तो चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो, अंसुक, वसन, चीर पटोरी और धोरावाली। तो ये सारे नाम एक बार रट लेंगे आप, फिर से बोलेंगे चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो, अंसुक, वसन, चीर पटोरी और धोरावाली। एक बार फिर से आप लोग बोलेंगे, 3-4 बार आप इन नामों को बोलेंगे, और थोड़ा सा हल्का सा दिमाग पे अगर आप लोग जोर डालेंगे तो वापस कभी जो है इन चीजों को आप भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमिलित करना है आप लोगों को कौन कौन से हैं कि बिजोलिया जो है इनका वर्ष देखना है कि ये कुछ आपके सामने आंदोलन घटनाएं हैं, तो इनमें से कौन सा आंदोलन या कौन सी घटना जो है कब हुई थी ये आपको बताना है। क्या बिजोलिया कब हो रहा है? तो हम जानते हैं कि बिजोलिया जो है एक भारत का राजस्थान का प्रथम जो है अहिंसक आंदोलन था ये, और 44 साल चलने वाला ये आंदोलन था। 1897 से 1941 तक चला था। तो पहले में आ जाएगा आपके पास में, क्या आ जाएगा भाई? डी आ जाएगा। तो पहले में डी किस में है? डी तो आपके 1 में ही है, तो DABC आंसर होने की पूरी संभावना है। बट फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। सीकर आंदोलन जो है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि सीकर आंदोलन जो है वो लक्ष्मण सिंह के समय हुआ था। सॉरी, लक्ष्मण सिंह नहीं, ठाकुर कल्याण सिंह के समय हुआ था। 1922 में हुआ था। और किसके समय हुआ था? ठाकुर कल्याण सिंह के समय। ठाकुर
कल्याण सिंह। ठाकुर कल्याण सिंह के समय हुआ था सीकर आंदोलन। उसके बाद में डाबड़ा कांड की मैंने आपको बताई दी थी 13 मार्च 1947, इसका मैंने बता दिया था आप लोगों को। डाबड़ा कांड में मोतीलाल और चुन्नीलाल वगैरह उनकी जो है हत्या हुई थी। और चंडावल घटना के लिए हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है, बट नहीं, चंडावल घटना जो है बेटा ध्यान रखना ये मारवाड़ से संबंधित है और इसका वर्ष जो रहेगा एक्चुअल में 1942 रहेगा और यहाँ पर 1942 आना चाहिए, ध्यान रखना है। चंडावल घटना जो है 1942 से संबंधित है। चलिए, तो ये सारा ध्यान रहना है आपको। सीकर आंदोलन जो है वो 1922 में हो रहा है, डाबड़ा कांड 1947 में हो रहा है, चंडावल 1942 में हो रहा है और बिजोलिया 1897 से 1941 के बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत बड़ा है ना। इसके 3 चरण है, बहुत सारी समितियां हैं, समितियों के सदस्य हैं, सारी तमाम चीजें जो है आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? चलिए इसका आप उत्तर देंगे। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि सद्दीक खां का संबंध कहां से है? सद्दीक खां का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? और फिर बताएंगे आप मुझे जहूर खां का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? और इसके अलावा कर्णाभील का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। ये तो आप बताएंगे ही, इसके अलावा इनका भी आप मुझे संबंध बताएंगे कि कौन कौन से वाद्य यंत्र से ये संबंधित है। मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा, पुरुषोत्तम दास का जो संबंध है वो कौन से वाद्य यंत्र से है? और इसके अलावा फिर पूछना चाहूंगा कि साकर खान का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? साकर खान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ध्यान रखना है आप लोगों को कि पंडित विश्व मोहन भट्ट का जो संबंध है, पंडित विश्व मोहन भट्ट का जो संबंध है वो रहेगा आपके मोहन वीणा से। साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं क्या क्या सारी चीजें आपको बतानी है बेटा। आपके सामने है सद्दीक खां मांगणियार का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, आपको बताना है जहूर खां का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, और कर्णाभील का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, रामनाथ चौधरी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, पुरुषोत्तम दास का संबंध किससे है, और साकर खान का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताएंगे अभी, ठीक है। इनमें से आपको यह भी बताना है कि ऐसे कौन से जो है कलाकार हैं, कौन से फनकार हैं जो कि अलगोजे को नाक से बजा देते हैं। अलगोजे को क्या है, नाक से बजा देते हैं। साथ ही आपको बताना है कि अलगोजे में कितनी बांसुरियां होती है। आपको ये भी बताना है कि अलगोजे में कितनी, एक बांसुरी में कितने छेद होते हैं और दूसरी बांसुरी में कितने छेद होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मुझे बतानी है। हाँ, मैं नहीं बताना चाहता, इनको आपको बताना है मुझे कि ये कौन से वाद्य यंत्र से जो है संबंधित है। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं कल इसका आंसर बताऊंगा। और आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मैं एक बार फास्ट जो है इसको एक बार वापस अपन देख लेते हैं। लिखा हुआ है ये क्लास थी और उसके बाद ये वाली चीज़, ये सारा याद रखना आपको। जितने भी वाद्य यंत्र पूछे मैंने वो बताने आपको, ये सारे फैक्ट तो आप देख सकते हैं वापस जाकर भी। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर हम आपसे 12:15 बजे जो है लाइव क्लास में हम लोग मिलेंगे। 12:15 PM पर मेरी लाइव क्लास कल होगी। ध्यान रखना है, आप सभी विद्यार्थियों को जुड़ना है और अपने साथियों को भी थोड़ा जोड़ दिया करो यार, है ना। तो है ना, सभी विद्यार्थी जो है अपने जितने भी मिलने वाले हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, आपके स्टेटस पे भी अगर हम इस लायक हैं कि स्टेटस पे भी मैं आपके आ सकूं तो स्टेटस पे भी आप लगा सकते हैं। हालांकि कई विद्यार्थी लगाते हैं तो मैं उन विद्यार्थियों का जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप हमारे
जो टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन करिए, ताकि क्लास की जो भी इंफॉर्मेशन है आपको टेलीग्राम के माध्यम से जो है मिल जाए। कक्षा प्लस के नाम से जो है टेलीग्राम है, उसका क्यूआर कोड से आप लोग जो है उसका लिंक भी आप गूगल लेंस से डायरेक्ट उसको जा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जुड़े रहिए कक्षा प्लस के साथ। कल फिर से हम लोग मिलते हैं 12:15 बजे लाइव क्लास में, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला, और बल्कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ साथ हम लोग उसको याद करने का तरीका आपको बताते हैं। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस पर भी हम लोग आपके साथ बराबर काम कर रहे हैं।